में हम कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है डीएनए है और इसके बाद हम लोग आरएनए के बारे में सारी जानकारियां लेंगे। तो हमारा यह डीएनए का पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो हम लोग का डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हमारा यह डीएनए जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। हमारा यह डीएनए जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोगों का आंसर होगा, अगर ऑप्शन में डीएनए दिया हुआ है तो डीएनए और आरएनए दिया हुआ है तो आरएनए। अगर दोनों दिया है तो हम लोगों का ऑप्शन में बोथ का कंडीशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों का डीएनए का स्ट्रक्चर हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिक्स वर्ड हम लोग स्ट्रैंड के लिए ही यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि डबल स्ट्रैंडेड और डबल हेलिकल, दोनों ही वर्ड हम लोगों का एक ही वाक्य को डिफाइन करता है। स्ट्रैंडेड वर्ड यूज करें या फिर हेलिकल वर्ड यूज करें। तो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों का डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और हम लोगों का यह दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को 3 डैश 5 डैश के नाम से जानते हैं और एक स्ट्रैंड को 5 डैश 3 डैश के नाम से जानते हैं। हम लोगों का यह स्ट्रैंड का एंड के हिसाब से नेमिंग कर दिया गया है। अगर स्ट्रैंड इस दिशा से शुरू होती है तो इस स्ट्रैंड को हम लोग 3 डैश शुरुआत में कहते हैं और लास्ट में 5 डैश, और इस दिशा से स्टार्ट होती है तो ऊपर की ओर हम लोगों का 5 डैश आता है और नीचे की ओर 3 डैश। हमारा इसके बाद अगला टॉपिक आता है। तो हम लोग पहले इसका लिख लेंगे कि स्ट्रैंड इसका क्या होगा, 3 डैश टू 5 डैश और एक 5 डैश टू 3 डैश। ये हमारा दो स्ट्रैंड हो गया। इसके बाद हम लोगों से पूछा जाता है कि हम लोगों का डीएनए का जो बैकबोन है किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग पहले जान लें कि हमारे यह जो लेयर का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है यह हमारा बैकबोन कहलाता है। और यह बैकबोन हम लोगों के बॉन्डिंग से, फॉस्फेट और शुगर के बॉन्डिंग से बना होता है। हम लोगों का यह डीएनए का बैकबोन फॉस्फेट और शुगर के बॉन्डिंग से बना होता है। फॉस्फेट प्लस शुगर, कभी कभी शुगर के जगह में पेंटोस शुगर नाम से भी दिया गया है जाता है, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही एक ही चीज को हम लोग का डिटरमाइन करता है। तो फॉस्फेट प्लस शुगर यह दोनों मिलकर के हम लोगों का डीएनए का बैकबोन को कंस्टिट्यूट करता है, डीएनए बैकबोन। और हम लोगों को पूछा जाता है इस डीएनए के ऊपर कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे। तो अगर हमारा फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक साथ बॉन्डिंग में अगर जुड़ा है तो हम लोग इसे न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रुप से, अगर इसी बॉन्डिंग से हम लोगों का यह फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए तो हमारा यह स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों का बॉन्डिंग में शुगर
बेस का प्रेजेंस दिखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे जो फॉस्फेट और शुगर एक साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस दोनों के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हम लोगों को उसके बारे में तो जानना है। तो हमारा यहाँ पे आता है कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग ईस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। हम लोगों का फॉस्फेट और शुगर एक साथ ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ईस्टर बॉन्ड। इसके बाद हम लोगों का आता है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो हम लोगों का शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है ग्लाइकोसाइडिक नाम का बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके बाद हम लोगों का एक अगला बॉन्ड जो कि फॉस्फेट और फॉस्फेट, हम लोग का यह जो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा कि इसे हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं और यह बैकबोन हम लोगों का फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना होता है। तो हमारा यह स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे फॉस्फेट प्लस शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस इधर से जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इधर से भी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ऐसे करके इधर से भी बैकबोन बन रहा है और इधर से भी बैकबोन बन रहा है और यह लेयर हम लोग का ऐसे करके जुड़ता जाएगा और इस लेयर में हम लोग का एक चेन का फॉर्मेशन होता है और यह हम लोग का फॉस्फेट और फॉस्फेट भी एक दूसरे से जुड़ा होता है और यह फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हम लोगों का नाइट्रोजनस बेस जो कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजनस बेस किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से। हम लोग का यह स्ट्रैंड एक दूसरे के संपर्क में रहे, इसीलिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। वह बॉन्ड का नाम है नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस हमारे हाइड्रोजन नामक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब बॉन्ड में से हम लोगों का यह हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहलाता है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमारे डीएनए में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो हम लोगों का आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद हम लोगों का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इस एक टर्न में, हमारे इस एक टर्न में, यह हमारा एक टर्न है और इस एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है बेस पेयर के ऊपर कि इसके बीच में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इसे टैली करें क्वेश्चन में तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो ही हमारा यहाँ पे बेस रहेगा और बेस रहेगा तो हम लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस एक कंप्लीट जो हम लोगों को यह टर्न देखने को मिल रहा है, इस टर्न में लगभग 10 to 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 10 to 12। तो हमारा 10 किस में होगा, 12 किस में होगा, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो हम लोग यह जान लें कि हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर यानी कि बेस पेयरिंग के आधार पर डीएनए का 3 फॉर्म होता है, एक ए फॉर्म, दूसरा बी फॉर्म और तीसरा जेड फॉर्म। हम लोग का यह जो ए फॉर्म डीएनए है, इस ए फॉर्म डीएनए में एक टर्न में हम लोगों को 11 बेस पेयर की मात्रा देखने को मिलेगी। 11 बेस पेयर मतलब 11 न्यूक्लियोटाइड। और हमारे इस बी फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों को 10 बेस पेयर्स की मात्रा देखने को मिलेगी एक टर्न में और हमारे यह जेड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में 12 बेस पेयर की मात्रा
डीएनए की। एक टर्म में अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोगों का कॉमन पूछा जाता है तो 10 बेस पेयर्स हम लोग आंसर देते हैं। अगर हम लोगों से यह फॉर्म के आधार पर पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेस पेयर्स प्रेजेंट, या फिर हम लोगों का उसका क्वांटिटी पूछा जाएगा तो हम लोग का मैक्सिमम बेस पेयर जेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, और इसका क्वांटिटी हम लोग का 12 होता है। और हम लोगों के इस डीएनए के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यह न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि लगातार दो न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे फिर न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में गैपिंग यानी कि दूरी कितनी होगी, एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड अगर है तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, कितने दूर में ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका दूरी हम लोग अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनियस बेस, क्योंकि यह नाइट्रोजनियस बेस और यह नाइट्रोजनियस बेस, इन दोनों नाइट्रोजनियस बेस के बीच में अगर दूरी पूछा जाए तो हम लोगों का आंसर है, दो नाइट्रोजनियस बेस के बीच में दूरी का हम लोगों को अगर पूछा जाए तो हम लोगों का आंसर है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे नैनोमीटर में हम लोग 0.34 नैनोमीटर लिखते हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। और हम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डीएनए का कंप्लीट टर्म, यानी कि अगर हम इसे वेव के फॉर्म में लें तो हम लोगों का ऐसे करके वेव का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग एक कंप्लीट वेव तभी बोलते हैं जब दो क्रिस्ट या फिर दो ड्रॉ का फॉर्मेशन कंप्लीट हो, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे कि हमें फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग का एक डीएनए का कंप्लीट टर्म, यह फॉर्मेशन हम लोग का कंप्लीट यहां तक एक टर्न कहलाएगा, और इस एक टर्न की दूरी हम लोगों का, इस एक टर्न की दूरी हम लोगों का 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एक कंप्लीट टर्न में, एक कंप्लीट टर्न का लेंथ कितना होता है डीएनए का, तो हम लोग इसका आंसर होगा 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद हम लोग से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है वो न्यूक्लियोटाइड के बेस पर होता है, और जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम लोगों का इस एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट होंगे, हम लोगों का लेंथ ऑफ डीएनए उतना ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही हम लोगों का डीएनए का फॉर्मेशन को एक्सट्रीट करता है, और जितना न्यूक्लियोटाइड हम लोगों का डीएनए में प्रेजेंट है, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का डीएनए का लेंथ उतना ही है। इसके बाद हम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों का डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है, तो हम लोगों से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो हम लोगों का आंसर होगा डीएनए। और इसके बाद हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में भी जान लें कि हमारा नाइट्रोजनस बेस जो हम लोगों ने लिखा, तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हम लोग के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद हम लोग आरएनए के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम लोग जान लें कि नाइट्रोजनस बेस हम लोगों के डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे डीएनए की बात करें तो हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हमारे दो टाइप के मिलते हैं। एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, एक कैटेगरी को हम लोग प्यूरिन्स कहते हैं, और एक कैटेगरी को हम लोग पायरीमाइडिन के नाम से जानते हैं, पायरीमाइडिन। और हमारे इस प्यूरिन वाले कैटेगरी में, हमारे इस प्यूरिन वाले कैटेगरी में दो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, एक का नाम एडेनिन है और एक का नाम ग्वानिन है।
इसका नाम ग्वानिन। और हमारे इस पाइरीमाइडिन वाले कैटेगरी में 3 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम यूरासिल और एक का नाम साइटोसाइन और एक का नाम थायमिन। एक का नाम यूरासिल, एक का नाम साइटोसाइन और एक का नाम थायमिन। तो हमारे डीएनए और आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे डीएनए में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनस बेस किस किस के बीच में बॉन्डिंग कौन कौन सा होता है, तो हमारे एडेनिन का हमेशा डीएनए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है। हमारे डीएनए में अगर पूछा जाए तो हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद हम लोगों का यह ग्वानिन नाम का ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसाइन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो कि हम लोगों के डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यह हमारा कंडीशन डीएनए में आएगा, यानी कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और हम लोगों का ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहेगा। और यही कंडीशन अगर हम लोग आरएनए में ले तो हम लोगों का आरएनए में एडेनिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में थायमिन की जगह यूरासिल ले लेगा। हम लोगों के आरएनए में और डीएनए में यही फर्क होता है कि हमारे डीएनए में जहां थायमिन प्रेजेंट होते हैं वही आरएनए में हम लोगों के यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस हम लोगों के एडेनिन के साथ बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोगों का जैसे डीएनए में G ट्रिपल बॉन्ड C था, वैसे ही आरएनए में हम लोगों का आरएनए में भी G ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट देखने को मिलेगा। हमारा यह नाइट्रोजनस बेस तो समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आरएनए का सारी जानकारी हम लोग लिखते हैं। तो हमारे आरएनए में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आरएनए को भी हमारे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। और फर्स्ट जो हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी हुआ था उसका नाम भी आरएनए ही था। तो हम लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, तो हम लोगों का आंसर होगा आरएनए। इसके बाद हम लोगों से पूछा जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोगों का आंसर होता है कि यह राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन कि आरएनए हम लोगों का कितने स्ट्रैंड से बना होता है, तो हम लोगों का जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि सिंगल हेलिक्स से बना होता है। इसके बाद हम लोगों का आरएनए में जो फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हम लोग पढ़े, सेम कंडीशन होगा फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस का प्रेजेंस होगा हम लोगों का, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस का प्रेजेंस होगा हम लोगों का हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड में यूरासिल के साथ जुटेगा और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसाइन के साथ जुटेगा। हमारा एडेनिन का पूछा जाए, अगर हम लोगों का ऐसे बॉन्डिंग करने का अगर हम लोगों को दिया जाए तो एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरासिल के साथ जुटेगा और हम लोगों का ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसाइन के साथ जुटेगा। और हमारा यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए का सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर, तो वह हमारे पेरेंटल डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर के बना होता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कहते हैं। और आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। और यहां से हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि इसी के जैसा हम लोगों का वह टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो आने वाला अगला टॉपिक होगा वह आप तक सही टाइम पर पहुंच सके और अपने
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ वो भी उठा पाए और हमारा यह चैनल ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे ही टॉपिक्स हम लेकर आएंगे अगले वीडियोस में भी। और हमारा जिन्होंने पिछला वीडियोस नहीं देखा है हम लोगों का, पिछला वीडियोस भी जाकर आप एक बार जरूर चेक करें। हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां ली हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ सेल न्यूक्लियस के बारे में, और भी सारी वीडियोस जो कि हम लोगों के YouTube पर अपलोडेड है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।